अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर, इंग्लिश लेक्चरर। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट आवर फिफ्थ हीरो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मुस्तफ़ा कमाल। आज जी हम मुस्तफ़ा कमाल के बारे में इसका सबसे पहले थीम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करेंगे। जी सबसे पहले आपको मैं बताता जाऊँ कि जंग अज़ीम अव्वल के बारे में आप सब ने बखूबी सुना हुआ है, ठीक है। जंग अज़ीम इंग्लैंड और बरतानिया के दरमियान शुरू हुई और जिसमें बिल आखिर 11 नवंबर 1918 को बरतानिया ही जीत गया और तुर्की हार गया। अब जंग ख़त्म होने के बाद बरतानिया ने अपना जो हाई कमीशन था, बरतानवी हाई कमीशन, वो तुर्की इस्तांबुल जो शहर है उसमें कायम कर लिया। अब चूँकि जंग ख़त्म हो चुकी थी, सारे मशरिक़ करीब और जो मशरिक़ वस्ता में जमहूरी मुल्कों की फ़ौजों का फ़ातहीन की हैसियत से इतना इस्तकबाल नहीं किया गया जितना नजात दहिंदगान की हैसियत से किया गया। अच्छा, ख़ुद इसमें जो तुर्की भी थे वो भी हथियार डालने पर खुश थे, क्योंकि ये जंग बहुत ही तवील अरसा तक जारी रही है जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ। इंग्लैंड को भी नुकसान हुआ और तुर्की को भी नुकसान हुआ। ये तकरीबन जंग 1911 से शुरू हो गई थी, जो पुराने पसंदों पर मुश्तमिल एक हुकूमत तश्कील पा चुकी थी। इस्तांबुल में बरसरे इक़्तिदार थी, ठीक है। लेकिन सबसे अहम बात बच्चों पॉइंट ये है कि जो तुर्की के अराकीन हैं और जो बादशाह था जिसका नाम महमद था, तुर्की का बादशाह, ये दोनों ही इत्तेहादियों के साथ ख्वाहिशमंद थे, यानी कि उनके साथ जो क्या कहते हैं कंप्रोमाइज़ हुआ था, तो ये इनकी रज़ामंदी से हुआ था, ठीक है। इत्तेहादी का मतलब है कि जो दूसरे मुल्कों से इकट्ठे होकर लड़ने के लिए आए थे, क्योंकि बरतानिया अकेला नहीं था। उसने अपने साथ जो आर्मेनिया है उसका साथ लिया और जो क्या कहते हैं यूनानी है, यूरोपियन है, उनका साथ लिया था। इसलिए तुर्की को शिकस्त हुई। लेकिन तुर्की ने अपने साथ जो जर्मन है और जो फ्रांस है उसका सहारा लिया, यानी कि ये बिलफर्ज तीन एक तरफ ममालिक थे और ये बहुत ही जो है ना वो ज़बरदस्त जंग हुई थी और काफ़ी साल तक जारी रही थी। इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन बिल आखिर जो तुर्की के अराकीन थे और जो बादशाह थे, दोनों ही इत्तेहादियों के साथ क्या हो गए, मिल गए। इनके ख्याल के मुताबिक आर्जी जंगबंदी की तातील और जो फाते फ़ौजों के साथ ताउन ही कौम के बेहतरीन मुफादात में था। उन्होंने कहा कि ये जंग को बंद कर दिया जाए, ठीक है, और ये कौम के लिए बेहतर भी यही है। इस्तांबुल में जो पुराना बरतानवी सफारतखाना अब बरतानवी हाई कमीशन बन चुका था, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है। फ़ौजी और बहरी दस्ते इनकी मदद के लिए तैनात थे। इत्तेहादियों के अफसर पुलिस और बंदरगाहों की निगरानी करते थे और हुकूमत के आम इदारों पर इत्तेहादियों के अहकामात और तजावीज़ चलती थी। यानी कि ये जंग के फौरी बाद के कुछ हालात थे जो हम डिस्कस करते जा रहे हैं। अब एक जो मुश्किल सूरत हाल थी वो क्या हुई, जो हम अभी डिस्कस करते हैं, वो क्या थी। उसी ज़माने में मशरक़ी एनातोलिया बच्चों ये तुर्की का शहर है। इस्तांबुल आज भी दारुल हुकूमत है, जहाँ पर ये वो तब तकरीबन 100 साल पहले जो जंग के ख़त्म होने के बाद बरतानवी हाई कमीशन बन चुका था, ठीक है। और फिर ये एनातोलिया में हुआ क्या, ये अब पॉइंट जो था जहाँ से ये दोबारा जो सा ना वो जंग का आगाज़ हुआ और तुर्की को फ़तह नसीब हुई, क्योंकि तुर्की जो सा ना वो ग़ुलाम बन चुका था। सीधी सी बात है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो जंग हार चुका था, ठीक है, और वो ग़ुलाम बन चुका था। जितने भी अहकामात थे वो सारे गोरों के ही थे जो कि उन पर नाफिज किए जाते थे। अच्छा जी, हुआ क्या, कहता मशरक़ी एनातोलिया के दूर दराज इलाके में एक शख्स जिसका नाम क्याज़म था, उसने उस्मानी फ़ौज के कुछ शिकस्त खुर्दा बच्चे खुचे जो फ़ौजी थे उनके साथ
मिलकर मज़ाहमत शुरू कर दी। सल्तनत उस्मानिया के बारे में सभी जानते हैं। महमद भी उस जनाब उस्मानिया का यानी कि ना वो नस्ल का वो बेटा था, लेकिन बिलाहिर हुआ क्या कि इस बंदे ने ना कुछ जो शिकस्त खुर्दा जो फ़ौज थी उनके साथ मिलकर, जो अफसर थे ना, जो दूसरे मुल्कों से अफसर आए हुए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जी बरतानवी लोग थे, ठीक है जी, जो अब जनाब एज आ रूलर के तौर पर हुक्मरानी कर रहे थे, उनकी मज़ाहमत उन्होंने क्या कर दी, शुरू कर दी और अपने आदमियों को उन्होंने मुंतशिर करने से इनकार कर दिया। हफ्ता ब हफ्ता छोटी छोटी झड़पों में इजाफा होता चला जा रहा था एनातोलिया में ही, क्योंकि वो इनके अगेंस्ट थे। वो कहते हमने तुम लोगों के कोई भी हुक्म मानने ही नहीं हैं। ये बात जाहिर थी कि तुर्कों में आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि एनातोलिया शहर के बाज़ारों में लोगों के तर्ज़ अमल में तब्दीली आ गई थी। ये सूरत हाल सिर्फ इत्तेहादियों में ही नहीं बल्कि इस्तांबुल में खौफ व हरास पैदा करने का सबब बनी। उनको पता यानी कि चल चुका था, इस्तांबुल में बैठे जो बरतानवी हुक्मरान थे उनको ये भी पता चल चुका था कि एनातोलिया की सूरत हाल बेहतर नहीं, ये लोग बागी होते जा रहे हैं हमसे। किसी का बादशाह के नुमाइंदे की हैसियत से मौके पर जाकर सूरत हाल से निपटना ज़रूरी हो गया। ठीक है, मसलन वहाँ पर किसी ऐसे बंदे को भेजा जाए जो कि सूरत हाल पर क्या करे, जाकर कंट्रोल करे है, ये सूरत हाल होगी। एक मजबूत असाब वाला काबिल सिपाही अब चाहिए था। हर लिहाज से एक शख्स पर निगाह इंतखाब पड़ती नज़र आती जो इस काम के लिए मुनासिब था, और वो आदमी था मुस्तफ़ा कमाल। लेकिन जी अब आदमी जो उनको चाहिए था कि ऐसी खूबियों का मालिक हो जो जाकर सारी सूरत हाल को संभाले, अब उन्होंने नज़र दोहराई तो उनको बेहतरीन जो कमांडर था, जो बेहतरीन हुक्मरान नज़र आता था वहाँ पर, जो जाकर सूरत हाल को क्या करे, वो संभाले, सारी सिचुएशन को कंट्रोल करे, जो बागी लोग थे उनके जहनों को तब्दील करे, वो सिर्फ क्या था, मुस्तफ़ा कमाल था। पहले तो बरतानवी हाई कमीशन ने एतराज़ किया कि ये बंदा ठीक नहीं, इस बंदे को ना भेजा जाए, लेकिन एक मौके पर इस एतराज़ को भी क्या कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया। और मुस्तफ़ा कमाल 15 मई 1919 को मशरक़ी सूबों के गवर्नर जनरल की हैसियत से बहरी जहाज़ के ज़रिए रवाना हो गया एनातोलिया की तरफ। मुस्तफ़ा कमाल का छोटा सा स्टीमर अभी बहीरा असवद में दाखिल ही हुआ था, बहरी जहाज़ की बात कर रहा है, ठीक है जी, स्टीमर मीन। अब उसमें दाखिल हुआ था कि इस्तांबुल में हकाम को इसके अज़ाइम के मुतालिक शुबा हो गया। उन्होंने जहाज़ को रास्ते में रोकने के अहकाम जारी कर दिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसी दिन ये बात बिला शक्को शुबा वाज़िया हो गई थी कि इत्तेहादी सल्तनत उस्मानिया को सज़ा देने के लिए इस्तांबुल की दीवारों तक इसके हिस्से बखरे कर डालेंगे। 15 मई को बहीरा रूम में बरतानवी बेड़े के एडमरल ने अजमेर के उस्मानी गवर्नर को मुताला किया कि इस अजीम बंदरगाह और आए दिन के मालदार सूबे को यूनानियों के कब्ज़े में दिया जा रहा है। उस्मानी दस्तों को फिलफोर हटाकर बैरकों में भेज दिया गया, और जैसे ही पहले यूनानी सिपाही जहाज़ से उतरे तो यूनानी लॉर्ड पादरी ने सलीबी झंडा वहाँ पर क्या कर दिया, जाकर लहरा दिया। यानी कि कहने वाली बात यह है कि जो अजमेर शहर था वो यूनानियों के हवाले कर दिया गया। बरतानवी हवाई कमीशन के अहकामात ये जारी यानी कि उन्होंने किए, यानी कि ये पहले से ही कमिटमेंट हो चुकी थी कि जब हम आपका साथ देंगे
यूरोपियन ने कहा था, और उधर से आर्मेनिया ने भी ये कहा था कि हम आपका साथ बरतानिया का इस शक्ल में दे सकते हैं अगर हमें कोई फ़ायदा हो। देखिए, बग़ैर फ़ायदे के तो कोई किसी का साथ नहीं देता। तो साथ देने के लिए हुआ ये था कि अजमेर यूनान को दे दिया गया, और अभी मुस्तफ़ा कमाल वहाँ पर पहुँचा नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर अजमेर में आकर उन्होंने यूनानियों ने अपना झंडा क्या कर दिया, लहरा दिया, और जो उस्मानी गवर्नर था, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तमाम हुब्बुल वतन तुर्कों के नज़दीक इन कार्रवाइयों का मतलब था कि इनके लिए सिर्फ़ एक ही राह अमल रह गया था। मसलन कुछ जो मुहिब्बे वतन थे, जो तुर्की से मोहब्बत करते थे, उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया था जिस पर चलना था। वो क्या था? तुर्कों के अमीर तरीन और खालिस्तान तुर्की सूबे पर गैर मुल्की कब्ज़ा होने पर इत्तेहादियों के साथ इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात रखने वाले तुर्क भी गज़बनाक हो गए। यानी कि ये इस खबर ने कि अजमेर यूनान को दे दिए गए, ये उन तुर्कों के साथ जो मुहिब्बे वतन तुर्क थे उनके साथ सबसे बड़ा ये धोखा था। उनको गुस्सा आया कि अब तुर्की के हिस्से होने लगे हैं। ये हर तबका के मर्द औरतों के दिलों में भड़कता हुआ शोला था। ये शोला नफ़रत का नहीं, बरहमी का था। अनातोलिया की मुहिम के लिए, कोशिश के लिए यूनानियों में कोई जोशो खरोश ना पाया जाता था। यूनानी शाही फ़ौज के एक शानदार ऑफिसर आलूनी मिटाकस ने अपनी हुकूमत से ज़बरदस्त एहतजाज किया, मगर हमला जारी रहा। यानी कि ये जो सूरत हाल थी ये मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। सख्त तूफ़ान में मुस्तफ़ा कमाल का छोटा सा जो जहाज़ हचकोले खाता हुआ अनातोलिया के साहिल पर आखिरकार पहुंच ही गया की तरफ, ठीक है। अमैसा में इसकी मुलाकात अंकरा में मुकीम एक छोटे से फ़ौजी दस्ते के कमांडर अली फ़ास से हुई, और मुहिब्बुल वतनों के खुफिया इजलास में इस फ़ौजी जो मज़ाहमत का मंसूबा तैयार किया। पहले छापा मारों के दस्ते यूनानियों को रोकें और इन बेकायदा फ़ौजियों के छप्पर में मुहिब्बुल वतन एक फ़ौजी जो कौमी जो कवि यानी कि ताकतवर फ़ौज है वो तश्कील दें। मगर चारों सिमत या इस्तांबुल में किसी से मदद ना ली जाए, ये प्लानिंग हो रही थी। चूँकि सुल्तान और मरकज़ी हुकूमत दुश्मन के ज़ेरे असर है, सुल्तान यानी कि महमद की यहाँ पर बात की जा रही है, और जो हुकूमत है इस्तांबुल की, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो कि सही अराकीन थे, जो बादशाह के साथ थे, वो भी क्या थे, वो इत्तेहादियों के साथ मिल चुके थे, उनके ज़ेरे असर थे। जो वो बरतानवी लोग हुक्म जारी करते, बादशाह भी उसकी जनाब आमीन करता और बाकी के अराकीन भी आमीन करते। इसलिए हमें अनातोलिया में एक आर्जी हुकूमत कायम कर लेनी चाहिए, ये प्लानिंग हो रही थी मुस्तफ़ा कमाल की और बाकियों की। बात जारी रखते हुए उसने कहा, असली आज़ाद तुर्की की नुमाइंदगी करने के लिए एक इजलास जितनी जल्दी मुमकिन हो बुलाया जाए। इसी असना में मुस्तफ़ा कमाल मुज़ाहमत का प्रचार करता रहा और मुहिब्बुल वतन लोगों की बगावत के मराकज़ कायम करने के लिए नुमाइंदे मुकर्रर करता हुआ देहात के दौरे पर निकल खड़ा हुआ। फिर भी मुस्तफ़ा कमाल की क़ुव्वत और शख्सियत इतनी मौसर ना होती अगर ये खबरें ना पहुँचती कि यूनानी पेशकदमी कर रहे थे। मसलन यूनानी आगे मुसलसल बढ़ते जा रहे थे और जंग के आसार मज़ीद बढ़ते जा रहे थे, इसलिए मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी क़ुव्वत और शख्सियत को ज़्यादा मौसर कर दिया। हर जगह मकामी तुर्कों ने यूनानियों की ग़ुलामी पर मौत को तरजीह देने का अहद किया। उन्होंने कहा कि हम मरना बेहतर समझते हैं, लेकिन यूनानियों की ग़ुलामी हमें करना पसंद नहीं।
इसके अलावा इत्तेहादी जिन्होंने ये मंसूबे बनाए थे वो भी बहुत दूर थे, जबकि गैर मुंतशर तुर्कों के फ़ौजी दस्ते दियार बकर में बहुत करीब मौजूद थे। आदमी इत्तेहादियों के असला डिब्बों से बंदूकें, गोला बारूद लूट कर वापस अपने फ़ौजी दस्तों में पहुंच जाते थे। यानी कि ये सिलसिला फ़ौजी जो सूरत हाल है वो जारी सारी रही। मुस्तफ़ा कमाल की जो फ़ौज थी वो इस तरीके से तैयार हो रही थी। महमद ने जो ही इन सरगर्मियों के बारे में सुना तो इसने मुस्तफ़ा कमाल को वापस आने का हुक्म दे दिया। उसने कहा कि मैंने मुस्तफ़ा कमाल को किसी और सिलसिले के लिए भेजा था कि वहाँ पर जाकर सूरत हाल को बेहतर करे, क्योंकि जो बरतानवी हाई कमीशन है वो इस हक़ में नहीं थी कि दोबारा जंग लड़ी जाए। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल चूँकि मुहिब वतन था, वो चाहता था कि तुर्की को इन नापाकों से आज़ाद करवाया जाए। सरगर्मियाँ जारी रखी और महमद को उनका पता लग गया और महमद ने मुस्तफ़ा कमाल को हुक्म दे दिया, कहते कि वापस आ जाओ। इसके जवाब में जो मुहिब्बुल वतन मुस्तफ़ा कमाल ने एक तवील ज़ाती तार दिया, यानी कि पैगाम दिया, जिसमें बादशाह पर जोर दिया गया कि वो अपनी कौम के कायद की हैसियत से अनातोलिया तशरीफ़ लाएँ और यूनानियों और जो गैर मुल्की दुश्मन के ख़िलाफ़ उनकी क़यादत करें। यानी कि मुस्तफ़ा कमाल ने महमद को ये कह दिया कि अब आप हमारे कायद की हैसियत से आएँ, सूरत हाल को संभालें, हमारी नुमाइंदगी करें, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। महमद के लिए ये आखिरी मौका होगा कि वह खुद को अपने आबाओ अजदाद के तख्त को और तुर्क कौम को बचा सकता था। ज़ाहिर है सल्तनत उस्मानिया ऐसे कायम नहीं थी हुई, इनके आबाओ अजदाद ने बड़ी ही मेहनत और कोशिश की थी, ठीक है, और बिलाहिर काफ़ी देर तक 600 साल तक कमोबेश इन्होंने हुकूमत की। लेकिन महमद के ख्याल में ताकतवर फ़ातहीन के साथ ताउन ही तुर्की के बेहतरीन मुफाद में था। फिर इन हालात में मुस्तफ़ा कमाल की दावत का एक ही जवाब सूझा और इसने बागी को तहक़मुकाना फरमान भेजा कि वह फ़ौरन इस्तांबुल हाज़िर हो जाए। इसके जवाब में इसे सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ का अहम तरीन तार मसूल हुआ। जब तक कौम आज़ादी हासिल नहीं कर लेती मैं अनातोलिया ही ठहरूँगा। उसने महमद को साफ साफ बता दिया, कहता है कि अब वापस नहीं आऊँगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कह दिया कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा जब तक अपने मुल्क को आज़ाद नहीं करवा लेता, क्योंकि वो सरगर्मियों को अनातोलिया में जारी रखे हुआ था, अपनी फ़ौज को तैयार करवा रहा था इनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए कि दोबारा एक जंग हो और हम जो है ना अपने मुल्क को क्या कर लें, आज़ाद करवा लें। और ये बेहतरीन कमांडर की खुसूसियात रखता था मुस्तफ़ा कमाल। आगे एक टर्निंग पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। अब वो महमद जोन्स है वो होशियारी खेलने लगा। उसने किया क्या, आए ज़रा पढ़ते हैं। जो महमद चहारम था, चहारम से मुराद यानी कि सीरीज़ चल रही थी, महमद 1 महमद 2 आगे उसका बेटा, इसके सिवाय कोई रास्ता नज़र ना आया कि वो मक्कारी से अनातोलिया के सूबे को दोबारा अपने जो है ना वो ज़ेर असर ले आए। उसने मक्कारी यानी कि सोच लिया कि मुझे अब मक्कारी करनी चाहिए, अब काम मक्कारी वाला है या सियासत। फ़ौरन अमल करते हुए इसने अपने तौर पर गैर मतवक्को ऐलान कर दिया कि वो कौम परस्तों की पसंद की हुकूमत बुलाने का ख्वाहिशमंद है। यानी कि उसने कहा कि मैं जमहूरी हुकूमत कायम करने लगा हूँ, आवाम की मर्ज़ी की हुकूमत कायम करने लगा हूँ। ये फ़र्स्ट टाइम बात थी जो कि उसने अनाउंसमेंट की पूरी मक्कारी के साथ। इससे पहले लोगों को जमहूरी हुकूमत का पता ही नहीं था। लेकिन ये जब लोगों ने बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान भी हुए और उन्होंने कुछ अपना जो इजहार रज़ामंदी थी वो भी ज़ाहिर किया। अच्छा जी, नेक्स्ट था कि वो कौम जी हुकूमत बुलाने का ख्वाहिशमंद है और अनातोलिया के
मुतबैन अपनी सरगर्मियाँ इस्तांबुल में मुस्तकिल कर सकते हैं, यानी कि वो क्या कर सकता है जी, अनातोलिया की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं वो इस्तांबुल में ले आएँ। और उसने ये भी कहा कि ये सरगर्मियाँ अगर इस्तांबुल में ले आएँ तो मैं इसको क्या करूँगा, अमली जामा पहनाऊँगा। मुहिब्बुल वतन सुल्तान के बगैर अपनी किसी हैसियत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे और समझते थे कि जलाया बदेर सुल्तान ही हुकूमत की सरबराही करेगा। तकरीबन सभी इन वादों से मरूब हो गए सिवाय मुस्तफ़ा कमाल के, जिसने अनातोलिया में पार्लियामेंट के लिए सख्त जद्दोजहद की। इसने तजवीज़ पेश की कि इसे पार्लियामेंट को अनकरा के बलाई शहर में बैठना चाहिए। इस पार्लियामेंट को, जो अनकरा शहर है उसके जनाब वहाँ पर जाकर बैठना चाहिए, वहाँ पर ये सूरत हाल को देखना चाहिए। यहाँ ये मरकज़ी हैसियत का हामिल होगा और जहाँ वो इत्तेहादियों से महफूज और पूरी तरह आज़ादी होगी। मुकम्मल तौर पर तुर्की शहर में जो तुर्कों और उनके आबाओ अजदाद की तारीख से क्या है वह बस्ता होगी। मगर एक दफ़ा इसे शिकस्त हुई और मुस्तफ़ा कमाल को तकरीबन तनहा छोड़ दिया गया। जब 19 जनवरी 1920 को कौमी असम्बली का इजलास सुल्तान के शहर में मुनाक़द हुआ और उसने इत्तेहादियों की नज़रों और तोपों के सामने मज़ाहमत करने के काम की कोशिश करने के मायूस कुन काम का आगाज़ किया। यानी कि मुस्तफ़ा कमाल तनहा रह गया और लोग महमद की मक्कारी में आ गए कि हमें और क्या चाहिए जमहूरी हुकूमत के अलावा, हम तो यही चाहते हैं कि जो सुल्तान है वो हमारी बात को सुने, हमारी बात को समझे और आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक क्या करे जी, हुकूमत जारी व सारी रखे। जब वहाँ के लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे, मुस्तफ़ा कमाल अपनी आज़ारी का गैर मामूली तौर पर अच्छा इस्तेमाल कर रहा था। जो मज़ाकरात करने वालों की अदम मौजूदगी के बायस इसे मुयसर आया था, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल अब अकेला रह गया था। वो बेहतरीन तरीके से बस मज़ीद कुछ बेहतर सोच सकता था, जो कि वो सोच रहा था। अगले चंद हफ्तों तक इत्तेहादी एजेंडे मुसल्ला यानी कि पूरी तरह तैयार होकर अजतमात की रिपोर्टें भेजने में मसरूफ़ रहे, जो इन्हें अंदरूनी इलाकों में नज़र आते थे। पुरानी शाही फ़ौज के बाकायदा दस्ते गोला बारूद और ये जो सामान वगैरह था उसकी नकल नो हमल जो सा ना वो करते नज़र आ रहे थे, जैसे तुर्क औरतें इस्लाम से पहले किया करती थी, सामान को समेटना और चलने की तैयारी करना। जो काबज़ इत्तेहादी फ़ौज के लिए सूरत हाल यकीनन संगीन हो रही थी, जो साहिल के करीब इधर उधर मुतय्यन थे। एक अमरीकी डॉक्टर औरत ने अनातोलिया में दिन ब दिन बिगड़ी हुई सूरत हाल की वजह निगारी भी की। उसने ये रिपोर्ट की, जो बरतानवी जो औरत थी उसने कहा, अमरीकी औरत ने कहा, कहती है आतिशज़नी मज़ीद बदतरीन सूरत एख्तियार करती चली जा रही है। आर्मेनियों का कत्ल आम मतवक्को है। रात भर हर सिमत भरती हुई आग से आसमान सुर्ख रहता है, तोपें दागी जाती हैं और आसमान कांप उठता है। सारे शहर पर धुएं के बादल छाए हुए हैं। तुर्क हर आन ज़्यादा दलेर हो रहे हैं। यकीनन ये इस वजह से है कि उन्होंने जान लिया था कि ये इनका आखिरी मौका है और वो अपनी जान पर खेल रहे हैं। क्योंकि इस रिपोर्ट यानी कि उसने ये कहा कि तुर्की अब ये बिलफ़र्ज़ यानी कि ना अपने आप को वो आज़ाद करवाने की भरपूर कोशिश पर आगे हैं। वो कहते हैं कि या तो हम अपने तुर्की को आज़ाद करवा लेंगे इत्तेहादियों से, या अपनी जान का नजराना दे देंगे।
हर रोज़ ताज़ा दम आदमी और नया असला आ जाता। इत्तेहादियों ने अंदरूनी इलाकों से अपनी फ़ौजें निकालना शुरू कर दी। जो इत्तेहादियों की, यूनानियों की फ़ौजें थी, उन्होंने एस्टीशियर्स में बगदाद का जो अहम रेलवे स्टेशन था उसको भी खाली कर दिया। जहाँ जो मुहिब्बे वतन थे फ़ौरन रेलवे के डिपों को असला फैक्ट्रियों में तब्दील कर दिया, यानी कि असला वहाँ पर उन्होंने रख दिया, जिसका जवाब इत्तेहादियों ने इस्तांबुल को आजमाई तौर पर हिरासत में लेने और कौमी असम्बली की तोड़ने में सूरत में दिया। अब हुआ क्या, जो मरूफ मशहूर जो मुहिब्बाने वतन छुप गए या अनातोलिया भाग गए, जहाँ से वो सीधे मुस्तफ़ा कमाल के साथ शामिल होने के लिए अनकरा चले गए। उन्होंने यानी कि कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने यानी कि वो इस्तांबुल में जाना बेहतर ना समझा, और कुछ जो मुहिब्बे उनका ये था कि ये यकीनन वो भी मुस्तफ़ा कमाल की तरह सोचना शुरू हो गए। उन्होंने ये कह दिया कि यकीनन हो सकता है कि हमारे साथ कोई बहुत बड़ी धोखेबाजी ना हो, तो हमें चूँकि साथ देना चाहिए मुस्तफ़ा कमाल का, ना कि महमद का, क्योंकि महमद पर अब यकीन नहीं किया जा सकता। इसलिए वो छुप छुपा कर वापस मुस्तफ़ा कमाल की तरफ चले गए, ताकि वो वहाँ से मुस्तफ़ा कमाल के साथ रवाना हो अनकरा की तरफ, और वहाँ पर जाकर जौन सा वो इजलास करें, या वहाँ पर जौन सा ना वो पार्लियामेंट बैठे और फ़ैसला करे कि होना क्या है या क्या कर सकते हैं। 23 अप्रैल 1920 को इनकलाबी तुर्क ग्रैंड कौमी असम्बली का इजलास ज़ेरे सदारत मुस्तफ़ा कमाल हुआ। इसका पहला काम ये था कि दुनिया पर नई तुर्क हुकूमत की हैसियत वाज़िया कर दी जाए। इस ऐलान के जो जुरतमंदाना अल्फाज हैं वो कुछ ये हैं, जो उसने बयान किए वो बड़े शानदार जो अल्फाज थे, वो जो मुस्तफ़ा कमाल ने इस अजलास में बयान किया। अनकरा में मुकीम ग्रैंड कौमी असम्बली इस वक्त तक तुर्की के मुकद्दर की सदारत करेगी जब तक दारुल हुकूमत गैर मुल्कियों के कब्ज़े में है। सीधी सी बात उसने ये साफ कह दिया, कहता जब तक हमारी जो हुकूमत है गैर मुल्कियों के कब्ज़े में है, ये हम जो तुर्की हैं ये इजलास करते रहेंगे इस ग्रैंड कौमी असम्बली में। इसने एग्जेक्टिव कौंसल मुकर्रर की है जिसने मुल्क की बागडोर संभाल ली है। इस्तांबुल सुल्तान और इसकी हुकूमत दुश्मन के हाथों में होने के नाते से इनके तमाम अहकामात खुद ब खुद कलअदम हो गए हैं, यानी कि खुद ब खुद क्या है, ख़त्म हो गए। कहने का उसका मतलब ये था, कहता है इस्तांबुल जो दारुल हुकूमत है, हमारा कैपिटल है, और जो सुल्तान है और उसके साथी जो है वो दुश्मन के हाथों का कठपुतली बन चुके हैं। तुर्क कौम अगरचे खामोश है, मगर इसने एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के हकूक़ बरकरार रखने का अज़म कर लिया है। आखिरकार मई 1920 का महीना अख्ताम पजीर हो रहा था। इत्तेहादियों ने अमन की शराइत का ऐलान कर दिया। इत्तेहादी कहते हैं कि हम जंग करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम अमन की शराइत कर लेते हैं। वो क्या है, जिसकी रूह से वो महमद चहारम के साथ मिलकर एक छोटी सी बेबस उस्मानिया सल्तनत जो मुकम्मल तौर पर इत्तेहादी ताकतों के ज़ेरे निगरानी होगी बनाने के ख्वाहिशमंद थे। लीग ऑफ नेशंस ने तमाम अरब सूबों को गैर मुल्कियों की आर्जी हुकूमत की तहवील में दे दिया था। मशरकी अनातोलिया का सारा इलाका आर्मेनिया की रियासत में शामिल कर दिया गया। अजमेर के चारों अतराफ़ में यूनान का एक बड़ा जो ज़िला था वो कायम कर दिया गया। मैसीलिया फ्रांस को मिल गया। खुद उस्मानिया दारुल-खिलाफा बरतानिया फ्रांस और इटली के ज़ेरे इंतज़ाम एक बैनुल-अक़वामी मरकज़ बना दिया गया। सिर्फ इस्तांबुल का थोड़ा सा अंदरूनी हिस्सा एक दफ़ा यूरोप में वसी और रीस तुर्की होने की निशानी के तौर पर छोड़ दिया गया।
यानी कि उन्होंने कहा कि हम आपके साथ जो है ना वो अमन वाली शराइत रखते हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि हमें जंग की तरफ नहीं आना पड़ेगा। हम ये तुर्की को क्या कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं। और ये तकसीम की सारी सूरत हाल मैंने वाज़ह तौर पर बच्चों आपके सामने पेश कर दी कि उन्होंने कैसे तकसीम और जो इलाके थे वो मुख्तलिफ मुल्कों में देने का फ़ैसला कर लिया। अगर इन शराइत को जूं का तूं कबूल कर लिया जाता तो ये सिर्फ सल्तनत उस्मानिया के लिए ही मौत का पैगाम ना होता, बल्कि इसके लिए भी होता जिसे सही मानों में तुर्की कहा जाता है। यानी कि आज जो तुर्की हमें नज़र आ रहा है, अगर ये शराइत को मान लिया जाता तो यकीनन ये हमें अच्छे तरीके से, यानी कि ये जो तुर्की है ये तो फिर इसका नामो निशान ही ख़त्म हो जाना था। ये मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं उनमें ही शामिल हो जाना था। कोई जनाब कोई यूरोप का हिस्सा बन गया, कोई आर्मेनिया का हिस्सा बन गया, कोई बरतानिया का हिस्सा बन गया। यानी कि ये शराइत ज़्यादा ख़तरनाक थी तुर्की के बंटवारे के लिए। ऐसी शराइत पर मबनी मुआहदे पर दस्तखत करने के ख्याल को कबूलियत बख्शने पर इस्तांबुल में उस्मानिया हुकूमत का नाम हुर्रियत पसंदों ने गद्दारों और बुरे अहमकों की कठपुतली हुकूमत रखा। और तकरीबन मसलन ये शराइत अब किसी को तो पसंद नहीं आई, लेकिन सल्तनत उस्मानिया का जो महमद था, बादशाह था, वो रजामंद था। और तकरीबन तुर्क कौम ने अंकरा की तुर्क हुकूमत को कबूल कर लिया। लोगों ने कहा कि ये काम सही नहीं है, हम ये जो शराइत हैं जो तुम लोगों ने, जो इत्तेहादियों ने पेश किए हैं, हम इसको जो साहब कबूल नहीं करते, क्योंकि ऐसे तो हर तुर्की का नामो निशान ही ख़त्म हो जाएगा। फिर तुर्क कौम ने क्या किया, जो नई हुकूमत थी, जो तुर्क हुकूमत थी, जो कि मुस्तफ़ा कमाल लेकर आना चाहता था, उसको कबूल कर लिया। ऐसी सूरत में कि महमद इस पर दस्तखत भी कर देता तो माहदे की शराइत पर अमल दरामद करने वाला कोई ना था। यानी कि अगर महमद शराइत को मान लेता तो तोम जो सा था ना वो जंग करने के लिए भरपूर तैयार थी। वो कहती थी कि हम मर जाएंगे लेकिन अपना तुर्की जो सा ना वो किसी और के हवाले नहीं करेंगे। अब हुआ क्या नेक्स्ट क्योंकि ये तुर्की की आज़ादी की तरफ ये जिद्दोजहद बढ़ती जा रही थी। 21 अगस्त 1921 को यूनानियों ने हमला कर दिया। अंकरा से कोई 50 किलोमीटर मगरिब में दरियाए स्कारिया के ऊपर कोहिस्तानी इलाके में सूरज की आग बरसाती धूप के नीचे दोनों बहादुर कौमों में 14 दिन तक जंग जारी रही। यूनानी बड़ी बेजिगरी से हमला कर रहे थे, तुर्क पहाड़ों पर मजबूती से जमे रहे। अब इनका कमांडर चीफ मुस्तफ़ा कमाल था। 4 सितंबर को नाजुक मरहला आ पहुंचा। यूनानियों की कुव्वत ख़त्म होगी क्योंकि वो सख्त धूप में कितनी देर तक लड़ते रहे। जो तुर्की थे वो पहाड़ों से निकलते, तीर अंदाज़ी करते, फिर पहाड़ों के पीछे जा छुपते थे, क्योंकि उनके कमांडर जो है ना वो सख्त और ज़बरदस्त और जो अक्लमंदाना जो क्या अहकामात हैं वो जारी कर रहा था। 12 तारीख को उन्होंने दरियाए स्कारिया को अबूर किया और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे, मगर मौके से फ़ायदा उठाते हुए तुर्कों के लिए इसका पीछा करने का सवाल ही पैदा ना हुआ। आखिर अगस्त 1922 को मुस्तफ़ा कमाल अपना मशहूर जो नारा था जंग लगाने के काबिल हुआ, सिपाहियों तुम्हारी मंजिल मकसूद बहीरा रूम है, आगे बढ़ो। छः रोज़ बाद तुर्क जो कौमी फ़ौज का हर अव्वल दस्ता बहीरा रूम के करीब पहुंच गया। अजमेर पनाह गज़ीनों से खचा खच भरा हुआ था। जहाज़ यूनानी सिपाहियों के लिए थे, मगर यूनानी और जो आर्मेनी आबादी के लिए कोई जहाज़ ना था। वो खौफ से पागल हो रहे थे। बंदरगाह में इत्तेहादियों के जंगी जहाज़ खड़े थे। वो कुछ करने की ताकत ना रखते थे सिवाय इसके जितना मुमकिन हो सके पनाह गज़ी ले जाएं। तन्हा यूनानी ही तुर्क बागियों से
बरसर पेकार थे, यानी कि वहाँ से वो फैंटी खाते जा रहे थे। 9 सितंबर 1922 को सजी हुई कारों की एक कतार अजमेर में दाखिल हुई। दोनों जानिब घोड़सवार मुहाफिज दफ्ता था। सबसे अगली कार में आज़ाद तुर्क फ़ौजों का कमांडर तुर्की का नजात दहिंदा मुस्तफ़ा कमाल था। हुकूमत की तब्दीली के 3 रोज़ बाद शहर के कई हिस्सों में अचानक आग भड़क उठी और अजमेर का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। मुस्तफ़ा कमाल को आखिरकार ये एहसास हो गया कि अनकरा हुकूमत को पुराने दारुल खिलाफा की कठपुतली हुकूमत को ख़त्म अब कर दिया जाए, क्योंकि उसने 14 दिन की ज़बरदस्त जंग की और जो सा है वो यूनानियों को उसने भगा दिया। ये उसका ही शाहकार है। उसने, क्योंकि वो यूनानी फ़ौज उसके सामने ज़्यादा देर टिक ना सकी, लेकिन अब उसका सबसे पहला ये फ़र्ज़ था, यानी कि फ़तह हासिल करने के बाद, ये यूनानियों को भगाने के बाद उसका सबसे बड़ा ये था, क्योंकि अजमेर में वो दाखिल हो चुका हुआ था, अजमेर को यूनानियों से आज़ाद करवा चुका हुआ था, उनको फैंटी वगैरह सही तरीके से उनको लगाई और उनको वहाँ से भगा दिया। लेकिन उसने कहा कि अनकरा जो हुकूमत है, जो पुराने दारुल खिलाफा है, उसको क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इसने तजवीज़ पेश की कि खिलाफत को ख़त्म कर दिया जाए। इसने फैसला दिया तुर्की ग्रैंड नेशनल असम्बली के मुतफ़िका राय से जो सुल्तानियत खिलाफत उसको क्या किया गया है, ख़त्म किया जाता है। 4 नवंबर 1922 को रिफत ने फ़ौज कशी करके इस्तांबुल की हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। अगले रोज़ उस्मानी काबीना मुस्तफ़ा हो गई और इसकी जगह नई काबीना बनाई गई। चंद रोज़ के लिए महमद डटा रहा कि मैं इस मौक़िफ़ से नहीं हटूँगा, यानी कि क्यों जो है ना वो मेरी जो काबीना है उसको ख़त्म किया गया है। वो सिर्फ़ एक महल और निजी पार्क का हुक्मरान अब रह गया था। वो महसूस करता था कि इसे शाही ऑक्स्टर के मुंतज़िम के अलावा किसी पर इत्मीनान ना था और आखिरकार इसे ही सर चार्ल्स के पास भेजा और दरख्वास्त की कि ताकतवर शहनशाहों के शहनशाह, आज़ाद सुल्तानों को पनाह देने वाले, रूए ज़मीन के बादशाहों को ताज अता करने वाले, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के मालिक, बहरीन के सुल्तान मुअज़्ज़म को पनाह दी जाए। यानी कि महमद ने बरतानवी हुकूमत से पनाह की इल्तिजा कर दी। यह 17 नवंबर 1922 का दिन था। एक बरतानवी मोटर एम्बुलेंस इस महल के बगली दरवाजे के सामने आ रुकी जहां महमद क़याम पज़ीर था। कुछ सामान महल से बाहर लाया गया और कार में रख दिया गया। इसके पीछे एक सन रसीदा आदमी बाहर आया। यूँ ही वो कार में दाखिल हुआ तो एक बरतानवी अफसर ने इस बूढ़े मौजूद आदमी की छतरी पकड़ ली। दरवाज़ा बंद कर दिया गया और एम्बुलेंस रवाना हो गई। आखिरी सुल्तान अपनी जलावतनी की राह पर था। यानी कि आखिरी बात यह है कि जो सुल्तान था, महमद था, वो क्या हो गया, जलावतन हो गया। अनकरा में अब तमाम उस्मानी सुल्तानों से बड़ा सुल्तान बरसर इक़्तिदार था, यानी कि जमहूरी हुकूमत कायम हो गई थी। तुर्क अवाम की ख्वाहिशात का इजहार एक ऐसे रहनुमा के ज़रिए किया गया जो एक ही वक्त में हुक्मरान भी था और जमहूरियत नवाज भी था, और वो था मुस्तफ़ा कमाल। ये एक दौर का खात्मा था यकीनन। 29 अक्टूबर 1923 को उस्मानिया सल्तनत का नाम तारीख़ की तख्ती से मिटा दिया गया। 101 तोपों की सलामी के साथ जमहूरिया तुर्की के क़याम का ऐलान किया गया, जिसका सदर मुस्तफ़ा कमाल और जो जनरल असमत
इनोनो ये वज़ीर आज़म था। इक़्तिदार संभालते ही मुस्तफ़ा कमाल का अवलीन मकसद लोगों को तालीम देना था। उसने जैसे ही इक़्तिदार संभाला उसने ये काम करने के बाद जो मुस्तफ़ा कमाल की सबसे बड़ी जो कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये इसकी काबिलियत का मुंह बोलता सबूत ये है स्टूडेंट्स कि इसने अपनी जो मुल्क है तुर्की, जो नई रियासत कायम की, अब उसको बेहतर किया और हर लिहाज से उसने बेहतर किया, जो कि मैं तफसीलन आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। मसलन इसने तालीम के शोबे को बेहतर किया, माशियत को बेहतर किया, बैंकिंग सिस्टम को बेहतर किया, रोड डैम्स इसने नए बनाए, इसने औरतों की तालीम पर जोर दिया, यानी कि ये उसने सोशल लाइफ जो समाजी ज़िंदगी थी, लोगों के ड्रेसिंग पर भी इवन किसने फोकस किया, और तुर्की की जो ज़ुबान थी उसको भी सादा किया। यानी कि इतनी बड़ी इसने जनाब इतनी तगोदो की, इसने इतनी कोशिश की और हर लिहाज से जो तुर्की था उसको नया बनाने की कोशिश कर रहा था। आए जी इसको ज़रा आप तफसीली पढ़ लेते हैं कि इसने क्या क्या बेहतरियाँ की अपने तुर्की को आज़ाद करने के बाद। इसने सबसे पहले जो उसका मकसद था लोगों को तालीम देना था, और ये बहुत बड़ा एक काम था, यानी कि लोगों से जहलियत को ख़त्म करना एक बहुत बड़ा क्या था, काम था। क्योंकि हुकूमत की तरफ से तालीम दिलवाने का तुर्की का कोई निज़ाम ना था, इसलिए मसाइल पैदा हुए। आवाम को तालीम दिलवाना और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सके उस साजा को तरबियत देना इसके अवलीन मकसद में से एक था। जैसा कि वो इस रुकावट को तोड़ देना चाहता था, मुस्तफ़ा कमाल ने ऐलान किया कि पुराने रस्मुल ख़त को मनसूख किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, और इसकी जगह रोमन जो रस्मुल ख़त हैं, यानी कि जो स्क्रिप्ट हैं, जो अल्फाज हैं, उनको कायम किया जाए। इसके लिए हाथ में चाक पकड़कर ये तौज़ीह करने के लिए मुल्क के दौरों पर निकल खड़ा हुआ कि नए रस्मुल ख़त को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। सारी आबादी वापस स्कूल में दाखिल हो गई। मुस्तफ़ा कमाल कोई नरमी बरतने वाला उस्ताद ना था, वो इंतहाई गैर मुतवक्को मौक़ों पर लोगों का इम्तिहान ले लिया करता था। वो मुस्तकबिल करीब का कोई एक दिन बता देता जिसके आने तक हर एक को नया रस्मुल ख़त सीख लेना होता। यानी कि तुर्की की जो ज़ुबान थी उसने बेहतर बनाया और उसने इस पर पूरा फोकस किया, ज़ोर दिया, और वो यकीनन एक सख्त उस्ताद की तरह उसने काम किया। कहने का मतलब यानी कि उनका ये कि सख्त उस्ताद की तरह था कि क्या मेरी आवाम इसको फॉलो भी कर रही है कि नहीं था। ये भी एक उसकी काबिलियत का मुँह बोलता सबूत है। एक दफ़ा जब इसने तुर्की रस्मुल ख़त को आसान बना लिया, यानी कि तुर्की की ज़बान को इसने आसान बना लिया, तो मुस्तफ़ा कमाल ने इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम यानी ज़ुबान को आसान बनाने का काम शुरू कर दिया। यानी कि उसने अल्फाज इसमें नए डालकर अपनी ज़ुबान में उसको आसान बनाने का काम उसने शुरू किया। दो वजूहात की बिना पर यह बहुत ही ज़रूरी था। पहली बात यह कि उस्मानी सल्तनत के तख्त तालीम याफ्ता लोगों की गुफ्तगू तुर्की, अरबी और फ़ारसी का मरकब होती थी, यानी कि मिक्सअप, यानी कि तुर्की की ज़ुबान में अरबी अल्फाज भी शामिल थे और पर्शियन यानी कि फ़ारसी के अल्फाज भी शामिल थे। दूसरी बात यह कि इसने ये समझ लिया था कि खिताब करने के लिए कोई फसीह व बलीग असलूब और जुमले जो हैं ना वो जदीद दुनिया में गैर मौजूद थे। इसलिए इसने एक कमेटी कायम की जो अरबी और फ़ारसी के जो अल्फाज हैं उसकी जगह मौजू जो तुर्की के अल्फाज हैं उनको लेकर आए, आसान यानी कि ज़ुबान बनाए, छोटे जुमलों में बात कर दी जाए, समझ लिया जाए। इसने जो नई दुनिया तहलीक की थी इसमें पुराने खताबात नस्बी शुरफा के लिए कोई जगह ना थी। जद्दोजहद की शराफत के सामने जिसका कोई मतलब ना था। लफ्ज़ पाशा ख़त्म कर दिया गया। हर आदमी बे कहलाने लगा। ये भी कुछ तोकीर वाला खिताब था। ख़वातीन बेअन बन गई। ठीक है। पाशा आका को कहा जाता था, आला बंदे को कहा जाता था, और उसने ये अल्फाज ख़त्म करके बे को ऐड कर दिया जिसका मतलब होता है जी भाई। ठीक है जी। और बेअन
ख़वातीन को कहा गया जिसका मतलब होता है बहन। और ये उसने बड़ा ही ज़बरदस्त यानी कि अपने अल्फाज यानी कि उसने इतना फोकस किया और इतना उसने जनाब यानी कि नुक्ता नज़र उसका इतना बारीक था कि वो हर चीज़ पर फोकस करता जा रहा था और बेहतरीन उसकी जो है ना कामयाबियों का अचीवमेंट ये सारा का सारा उसके सर ही जाता है। उन्नीस सौ 25 में सर के कौमी पहनावे मसलन सर पर पहनने वाली एक टोपी है जिसे फैस कहते थे का खात्मा भी कोई कम इनकलाबी कदम नहीं था। फैज़ यूनानी यानी कि यूनानियों की थी ये, मगर तुर्कों की ज़िंदगी से इसका करीबी तल्लुक़ पैदा हो चुका था। इसने वो फैज़ को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि क्यों इसको पहनते हो तुम। इसने हैट पहनना, हैट चूँकि आप सबको स्टूडेंट्स पता ही है हैट क्या है, ठीक है, इसने हैट पहनना लाजमी करार दिया गया। तो लोग हैट की तलाश में इधर उधर फिरने लगे, यहाँ तक कि गैर मुल्कियों के घर भी छान डाले गए और आदमी पेरिस की मॉडल के पास भी गए। अजमेर से इतला मिली कि करीबी गांव में किसान हैट वगैरह हासिल करने में नाकाम रहे। इन्हें पता चला कि तार्क वतन आर्मेनी बसाती की बंद दुकान में औरतों के गर्मियों में पहनने वाले हैटों का स्टॉक है और सारे हैट कब्जे में ले लिए और इन्हें रिबनों और आराइशी जो पर्दों में जो समेत ही पहन लिया। कहने वाली बात यह है कि इसमें उसने ये बताया कि इसने फैस को गैर ज़रूरी करार देकर जी क्या कर दिया, ज़रूरी हैट पहनना उसने लाजम करार दे दिया। आखिर में मुस्तफ़ा कमाल की इस्लाहात का हाल मुकम्मल करने के लिए हमें इसे चौंका देने वाली इस्लाह का जिक्र भी ज़रूर करना चाहिए। यानी कि उसने और भी क्या इस्लाहात की, क्या बेहतरियाँ की, क्या इनकलाब लेकर आया। यानी कि पर्दे का खात्मा भी था। पर्दे के खात्मे से इसने ये किया था 1923 कि मगरबी अनातोलिया के लोगों से औरतों के हकूक़ के मौजू पर खिताब किया। इसने कहा हमारी कौम ने मजबूत बनने का फ़ैसला किया है और आज हमारी इंतहाई अहम ज़रूरत औरतों की आला तालीम है। इन्हें साइंस के हर शोबे में तालीम दी जाएगी और वो मर्दों जैसी डिग्रियां हासिल करेंगी। मुस्तफ़ा कमाल ने शहरों और देहातों का दौरा करते हुए मुल्क को इस तब्दीली के लिए तैयार किया कि औरतें घर से निकले तालीम हासिल करें, क्योंकि औरतों की तालीम ही हमें जहलियत से बाहर निकाल सकती है। इन दौरों के दौरान यानी कि जहाँ वो कभी कहीं यानी कभी देहात में जाकर खिताब कर रहा है, कभी शहर में जाकर खिताब कर रहा है, कभी किसी इलाके में, इन दौरों के दौरान इसने खसूसियत के साथ मर्दों से खिताब किया कि इन पर पाबंदी आयद मत करो, बल्कि आज के दौर की जो ज़रूरत है वो तालीम है। इक्तसादी तरक्की भी कोई कम अहम कारनामा ना था। 1919 में तुर्की में सिर्फ एक रेलवे थी और मौजूदा मयार के मुताबिक परखा जाए तो बिल्कुल कोई सड़क ना थी। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था तुर्की की नाकामी का कि सिर्फ एक रेलवे और सड़क कोई भी नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने रेलों और सड़कों के लिए बड़े बड़े तरक्याती तमीराती मंसूबे शुरू किए। 1919 में तुर्की में 150 कारखाने थे और 1923 में 2000 हो गए, जबकि 1934 में तुर्की के मंसूबा में बड़ी सनतों की हौसला अफजाई की गई। बैंकारी का निज़ाम मनज़्ज़म किया गया। उस्मानी अवाम का कर्जा जो नई जमहूरिया ने सुल्तानी निज़ाम से अपने ज़िम्मे ले लिया था, कम होकर पहले की निस्बत 10वां रह गया था। यानी कि जो सल्तनत उस्मानिया ने कर्ज़ा लिया था, तो ये जब इन्होंने जमहूरी अपनी जो सना हुकूमत कायम की थी, तो मुस्तफ़ा कमाल ने उनसे वादा किया था कि कर्ज़ा मैं उतारूँगा, मेरी हुकूमत उतारेगी ये कर्ज़ा। तो ये उसका बड़ा कारनामा था कि क्या हुआ कि वो कम रह गया। ये सब कुछ मज़ीद कर्ज़े लिए बगैर किया गया। यानी कि ये जितना भी उसने काम किया, डैम्स वगैरह नए बनाए, बैंकारी का निज़ाम मुनज़्ज़म किया गया, कारखाने जितने भी तमीर किए गए, ये सारे के सारे
क्या थे, ये उसका सिर्फ ये उसने ये अपने यानी कि मुल्क की आमदनी से काम किया था। इसने किसी बैरूनी कर्जे का सहारा नहीं लिया। तुर्कों की ज़िंदगी के तमाम शोबों में जो तगय्युरात रूनुमा हुए यानी कि जो तब्दीलियाँ आईं वो नहायत ही अजीम है। मसलन उनकी ज़िंदगी में तमाम शोबों, एजुकेशन का डिपार्टमेंट कह लें, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है, तो ये जो है ना बड़े ही अजीम कारनामे हैं। ये कहना बजा होगा कि जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल ने काम शुरू किया तो तुर्क आवाम की जहनी और सियासी तरक्की इस सतह पर थी जैसी 18वीं सदी के वस्त में मगरबी यूरोपी के लोगों की थी। लोगों ने वो रास्ता अब चंद सालों में ही तय कर लिया था जो मगरिब यूरोप के लोगों ने 150 सालों में तय किया था। कौम को पूरी तरह जमहूरी बनाने और आवाम को बेदार करने और इनकी क़ुव्वतों को आज़ाद करना मुस्तफ़ा कमाल का ही कारनामा है। इसलिए इन्होंने कहा था, इन्होंने लक़ब दिया था मुस्तफ़ा कमाल को कि ये नई तुर्की का बाप है, द फादर ऑफ न्यू टर्की, ठीक है। तो ये मुस्तफ़ा कमाल का जो थीम है मैंने आज आपको बहुत ही ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव बताया, हर पहलू पर बात की, हर नुक्ता नज़र पर बात की कि इसके क्या कारनामे हैं, और ये आप स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी थी आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी और नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह मुस्तफ़ा कमाल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के उन पर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।